bachon, let's read the question. The question says, given the following steps in the mechanism for a chemical reaction, here the steps are given as A and B are reacting to give C, and it is a fast reaction or a fast step, and B plus C are reacting to give D plus E, and it is a slow step. Then D and F are reacting to give A plus E, and it is also a fast step. At any time, concentration of C is directly proportional to the concentration of A. Write the rate law for this reaction. First of all, let us check the key concept of the question. This question have multiple key concepts. First key concept is what is rate law, because we have to define the rate law. तो rate law क्या होता है पहले हमें वो पता होना चाहिए. तो rate law क्या होता है? Rate law होता है which tells the relation. It is an expression which tells the relation between rate and concentration of reactants. तो concentration of reactants पे किस तरह से rate depend कर रही है उसे हम बोलते हैं rate law expression. तो अब ये जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकती है, और कंसंट्रेशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. और रेट लॉ जो होता है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे देख के हम कभी भी रेट लॉ को जज नहीं कर सकते हैं. दूसरा इसमें की कंसेप्ट ये है कि जब कोई इक्वेशन जो है मल्टी स्टेप होती है, सिंगल स्टेप में तो हमारे रिएक्टेंट्स हमारे सामने ही होंगे, तो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके वी कैन डिसाइड व्हाट इज द रेट लॉ. बट मल्टी स्टेप रिएक्शंस में जो स्लोवेस्ट स्टेप होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, और उसी से हम रेट लॉ डिटरमाइन करते हैं. तो अगर हमें रेट लॉ निकालना है कोई मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस का या मल्टी स्टेप रिएक्शन का, तो उसके लिए हम सबसे पहले स्लोवेस्ट स्टेप पता लगाएंगे और वही स्टेप से हम उसका रेट लॉ डिटरमाइन करेंगे. और तीसरा इसमें की कंसेप्ट ये है कि जो रेट लॉ होते हैं उसमें कभी भी हम इंटरमीडिएट को इन्वॉल्व नहीं करते हैं. अगर हमारा इंटरमीडिएट आ भी रहा है रेट लॉ में, तो उसे हमें रिप्लेस करना होता है कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट से. तो हमें देखना होगा उसका क्या रिलेशन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, एंड देन वी कैन रिप्लेस इट फ्रॉम द रेट लॉ. अब ये सब की कंसेप्ट देखने के बाद इस क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखना काफी इजी हो गया है. इस क्वेश्चन में हमें 3 स्टेप्स दी हुई हैं, जिसमें से स्लो स्टेप हमने बोला है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है. तो स्लो स्टेप क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, तो स्लो स्टेप को देख के अगर हम रेट लिखेंगे रेट लॉ, तो रेट हो जाएगी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी दोनों पे डिपेंड कर रही है. अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो ओवरऑल रिएक्शन अगर हम इस क्वेश्चन की निकालें तो क्या निकलेगी. हमारे पास क्या क्या है, a प्लस बी इज गिविंग सी, b प्लस सी इज गिविंग d प्लस e, देन d प्लस f इज गिविंग a प्लस e. तो अगर हम इन तीनों को सम करेंगे तो d से d कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से c से c कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आएगा टोटल 2b प्लस f इज गिविंग 2e. तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो जो c है वो ना तो रिएक्टेंट है और ना ही ये प्रोडक्ट है. तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट, क्योंकि ये बीच में कहीं बन रहा है, a प्लस बी की रिएक्शन से ये बना यहाँ पर, और बाद में ये बीच में यूज हो गया, और यूज होके ये प्रोडक्ट भी नहीं बना हमारा. तो ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट. और जैसा कि हमने की कंसेप्ट में देखा है कि इंटरमीडिएट को हम नहीं यूज कर सकते हैं रेट लॉ में. और लेकिन हमें क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दी है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और ए हमारा है रिएक्टेंट. तो ए की फॉर्म में हम रेट लॉ लिख सकते हैं. तो फाइनल रेट लॉ हमारा आ जाएगा रेट इज इक्वल टू के concentration of A and concentration of B. So this is our final answer. Hope you understood the solution well. Thank you.